दिल्ली में जीत हुई है। केजरीवाल जो लगातार 3 बार से वहां पर सरकार बना रहे हैं, उनकी सरकार नहीं बनी। इस जीत के पीछे आप क्या मानते हैं? केजरीवाल एक छलावा टाइप आदमी है। उसकी बातें और कथनी और करनी बहुत अंतर है। अगर वो कहेगा कि मैं आज ये कर रहा हूं तो कल को कहेगा मैं तो ये नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है कि भाजपा में जो आपको स्थान मिलना चाहिए था वो मिला है? भाजपा में स्थान सभी को मिलता है, सम्मान सभी को मिलता है, सब समय भी देते हैं। जिसके पास जितना समय है उतना देते हैं। उम्र से अनुभव का अंदाजा मत लगाना, चेहरा मासूम है इसकी बात मत करना, संघर्षों से हमने बहुत कुछ है सीखा, तूफानों में कैसे चलना है ये हमें मत बताना। जी हाँ, पंक्तियों से ही समझ गए होगे कि आज हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो बेबाक होकर युवा होते हुए भी समाज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। हम सीधे तौर पर बात कर रहे हैं समाज सेवी एवं भाजपा नेता वैभव पाराशर की। बात करते हैं उनके सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन की। बात करते हैं हम वैभव पाराशर से। वैभव पाराशर, नमस्कार। नमस्कार सर। आप हमें ये बताइए थोड़ा कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपका सफर शुरू हुआ, कहाँ तक शिक्षा हुई, थोड़ा सा हमें पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। देखिए सर, मेरा जन्म मेरठ जिले में हुआ था और जीवन के शुरुआती स्कूली शिक्षा मेरी वहीं से 12 साल तक हुई। उसके बाद हमारा जो पैतृक एरिया है सहारनपुर, वहाँ पर 7th से लेकर 12th तक मैं वहाँ पढ़ा और बचपन से आरएसएस के स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। तो आरएसएस के गुण और संस्कार मेरे खून में तभी से बस गए। उसके बाद 12th के बाद मैंने फिर इंजीनियरिंग की लखनऊ से। लखनऊ में करीब मैं 5 साल रहा। तो लखनऊ में क्योंकि बचपन से ही मेरे अंदर छात्र संसद से मैं सेनापति और प्रधानमंत्री बना चुनाव लड़के, तो मेरे अंदर राजनीति के प्रति एक प्रेम और भरोसा पैदा हुआ, तो लगाव पैदा हुआ। उसके बाद मैंने फिर लखनऊ में 2005 में भाजपा की सदस्यता 5 रुपये की पर्ची से जो होता था वो मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पर छात्र संसद या फिर छात्र जो चुनाव होते हैं वो चलता नहीं था। तो उस टाइम में थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर रहा क्योंकि एक शिक्षा का टाइम था। उसके बाद फिर मैं वापस इधर गाज़ियाबाद आया और पिछले 15 साल से मैं गाज़ियाबाद में हूँ और प्राइवेट सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें आपका एरोस्पेस है, रेलवेज़ है, अर्बन डेवलपमेंट है, मीडिया ब्रॉडकास्ट में मैंने काम किया, टेलीकॉम क्षेत्र में मैंने काम किया। इसके अलावा मैं विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़ा रहा और जब मोदी जी का एक ऑरा आया, जब 2014 में उनका प्रधानमंत्री बनने का फेस हुआ, तो उससे पहले ही 2010 से फेसबुक से हम सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के प्रचार करते रहते थे और कांग्रेस पर हमले करते रहते थे, क्योंकि कांग्रेस ने देश को आर्थिक रूप से और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बैकफुट पर ला दिया था और एक भगवा के उदय की बेहद आवश्यकता थी, क्योंकि देश का नागरिक और स्पेशली हिंदू उस टाइम बहुत ही निराशा में था। उसके बाद फिर मैं 2015 से मैंने दिल्ली की राजनीति में कदम रखा और दिल्ली की राजनीति में मैं 2020 तक रहा। फिर क्योंकि मेरा निवास इंदिरापुरम में है, वैभव खंड में, तो मैंने सोचा कि मैं गाज़ियाबाद का निवासी हूँ, दिल्ली की राजनीति में फिर दिल्ली का निवासी भी होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे कुछ करेंगे तो कहेंगे भाई ये तो गाज़ियाबाद से हैं। तो फिर मैंने 2020 से गाज़ियाबाद की राजनीति में कदम रखा और महानगर सहसंयोजक श्रम पोस्ट की दायित्व में तब से गाज़ियाबाद में निभा रहा हूँ। इसके अलावा समाजी सेवी संस्थाओं से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा रहा हूँ, करीब 12-14 साल हो गए और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। ऑल इंडिया रेल सेफ्टी काउंसिल जो टेक्निकल एक काउंसिल है रेलवेज़ की, जिसमें एग्जीबिशंस होती हैं, स्कूल चलते हैं, ट्रेनिंग होती है और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें मैं स्पीकर का काम भी करता हूँ और रेल सेफ्टी के रिगार्डिंग करीब 8 साल से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। ओम सेवा संस्थान एक काशी की रजिस्टर्ड संस्था है, तो माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसमें मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ और उसका वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और विभिन्न संस्थाओं के से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और इस्कॉन जैसी संस्थाओं के विभिन्न मंदिरों से भी मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। मेरा काम है सीधा सीधा एजुकेशन के लिए काम करना, हेल्थ के लिए काम करना, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना और गौ सेवा और बेजान पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए काम करना। कहते हैं कि युवा क्रांति लाते हैं। हमें लगता है कि वैभव पाराशर के अंदर एक क्रांतिकारी युवा छुपा हुआ है। ये कैसे है, कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ जब मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा, तो मैंने वहाँ पे देशभक्ति सीखी, देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम करे। कार्यक्रम का होस्ट मैं खुद ही करता था, संचालन मैं करता था। तो संचालन करते करते और जितने महानुभाव और बड़े बड़े लोग आते थे, तो उन लोग जैसे धर्मगुरु आते थे, जैन मुनि आते थे, पारिवारिक और वैसे राजनीतिक लोग भी आते थे, तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला और उनसे मुझे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का संकल्प लेने का प्रोत्साहन मिला
और उसी दिशा में मैं, जैसे महामना मालवीय मिशन है काशी का, उसका भी मैं दिल्ली का कोर कमेटी का मेंबर हूँ। शाखाओं में जाना जब मुझे समय मिलता है तो उस हिसाब से मैं जाता हूँ। और देशभक्ति के लिए और धर्म के लिए कुछ करने का जज्बा मेरे दिल में तभी बचपन से पैदा हुआ, और उसको मैंने साथ में अपने करियर के साथ में रखा। और उसी दिशा में मैंने सोचा है कि जीवन में, जीवन भर जब तक अपने जीवन है तब तक हमें समाज सेवा और देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वीकेंड पर जहाँ आज के दौर में युवा सोचते हैं कि यहाँ घूमने जाएं, वहाँ घूमने जाएं, यहीं व्यापार सोचते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ समाज के लिए करें, इसके पीछे क्या सोच है? वीकेंड पर जनरली प्रोफेशनल्स ये सोचते हैं कि भाई दिल्ली एनसीआर में कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि वीकेंड का टाइम मिला है तो हम लोग अपने समय को परिवार को दें और अपने खुद के लिए दें, या घूमने फिरने के लिए दें, या आराम करने पे दें। तो परिवार को समय देना तो बेहद ज़रूरी है, ये बात सही है, लेकिन उसी में से समय निकाल कर, और वीकडेज में भी, शाम में, सुबह में, कभी भी मौका मिलता है समाज सेवा का, तो मैं उसमें समय देता हूँ। और मुझे पता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम जितना अपना समय देंगे समाज को, समाज हमें, अगर हमने 1 घंटा दिया है तो 1% दिया तो समाज हमें 100% लौटाता है। तो जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, चाहे राजनीति हो चाहे समाज सेवा हो, तो बदले में जो प्रशंसा मिलती है, जो आपके पारिवारिक लोग हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, समाज है, आपके आसपास के लोग हैं, या फिर जैसे अगर कह लीजिए महानगर है या प्रदेश कार्यालय है, तो अगर वहाँ से कुछ आपको उसकी अप्रिसिएशन मिलता है तो दिल को सिर्फ एक सम्मान ही चाहिए। सम्मान मिलने से बहुत जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मेरठ का युवा वैभव पराशर आज एनसीआर में अपना क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है, आपको खुशी होती है इस बात को देखकर? बिल्कुल। मेरठ में देखिए, मेरठ बिल्कुल गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है और एनसीआर का पार्ट है। मेरठ में जब एनसीआरटीसी की आरआरटीएस रेल पहुंची है तो युवा वहां पहले से ही डेवलपमेंट में और अपने सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे हैं। हालांकि जब पहले कनेक्टिविटी का थोड़ा दिक्कत था, तब थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कि उतने लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन अब जैसा हाईवे बन गया है दिल्ली से मेरठ का और आरआरटीएस शुरू हो गई है, तो अब कोई भी मेरठ का निवासी अपने आप को दिल्ली एनसीआर से दूर नहीं मानता है। आधे घंटे में, पौन घंटे में दिल्ली आकर अपना कोई भी काम कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है, राजनीति कर सकता है, जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। आप भाजपा में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपने खुद ही बताया है, आपको ऐसा लगता है कि भाजपा में जो आपको स्थान मिलना चाहिए था वो मिला है? देखिए सर, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि भाजपा में स्थान सभी को मिलता है, सम्मान सभी को मिलता है, सब समय भी देते हैं, जिसके पास जितना समय है उतना देते हैं। और मैं कहूँगा कि मैं जितना समय दे पा रहा हूँ आज की डेट में, तो मुझे उससे ज़्यादा ही सम्मान मिलता है। मतलब आप ये मानते हैं कि भाजपा में आपको सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा अब एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, दिल्ली में जीत हुई है, केजरीवाल जो लगातार 3 बार से वहाँ पर सरकार बना रहे हैं, उनकी सरकार नहीं बनी, इस जीत के पीछे आप क्या मानते हैं? देखिए सर, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और केजरीवाल ने हमेशा पैतरे बदल के, मुद्दे बदल के देश के और दिल्ली वासियों को बरगलाया है, झूठ फंसाया है। केजरीवाल एक छलावा टाइप आदमी है, उसकी बातें और कथनी करनी बहुत अंतर है। अगर वो कहेगा कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो कल को कहेगा मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो पलटने में भी माहिर है। और हमेशा दोष वो भाजपा को या केंद्र सरकार को, माननीय मोदी जी को देता रहा है। दिल्ली की जनता इस बार जान चुकी थी, क्योंकि 2015 से जब इनकी सरकार 13 में हुई कांग्रेस के गठबंधन के साथ, तो इसको लगा कि मैं तो भाई 28 सीटें लाके और 8 सीटें कांग्रेस की लेके, और भाजपा को 32 सीटें मिली थी, तो इसने गठबंधन में सरकार बना ली। तो इसको लगा अरे मैं तो एक झटके में ही मुख्यमंत्री बन गया, जबकि इसने पहले कहा था मैं राजनीति नहीं करूंगा, बच्चों की कस्में भी खाई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव आए, इसे लगा मैं एक झटके में मुख्यमंत्री बन गया, और अन्ना हजारे और जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला था उसकी वजह से इसकी फैन फॉलोइंग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। जबकि ये समाज सेवा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसमें करीब 10 सालों से लगा हुआ था, लेकिन इसका कुछ काम नहीं हो रहा था आगे। लेकिन इसको दूसरे के कंधों पे आगे बढ़कर जब इसको लगा कि मैं तो मुख्यमंत्री बन गया हूं, और जिस कांग्रेस को शीला दीक्षित के पेपर दिखा के ये काम करता था कि देखो मेरे पास ये है, उनके 15 एसी हैं, इतना खर्चा है, भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट लेके घूमता था, उन्हीं के साथ गठबंधन करके इसने मुख्यमंत्री बन गया। फिर इसे लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो इसने तुरंत सरकार गिराई और 2014 में चला गया मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने। जब इसके वहां करारी शिकस्त मिली तो इसने फिर सरकार गिरा दी, और उसके साथ 2015 में दोबारा दिल्ली वासियों को आंसू बहा के कहा कि आपने मुझे गठबंधन में सरकार बनाने का मौका दिया था, भाजपा और कांग्रेस ने मुझे काम नहीं करने दिया, और आप मुझे पूर्ण बहुमत दो। दिल्ली की जनता इतनी इमोशनल है, वो इसके झूठे वादों में आ गई, घड़ियाले आंसू में फंस गई, और इसको 67 सीटें दे दी। अब इतनी सीटें बहुमत मिलने के बाद इसने कुछ काम नहीं किया, खाली बस दिखाने के लिए, शोकेस के लिए, एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए फूके, और उसी मॉडल को ये अपने तरह तरह की तारीफों से पुल बांधता रहा। 2020 में जब दिल्ली की जनता और दिल्ली के इलेक्शन आया विधानसभा का, तो मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया 40 पेज का।
तो उस समय मैंने मनोज तिवारी जी और जो मैं कालका जी और उधर साउथ दिल्ली की सीटों पर मेरा ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं उधर जाता था, तो वहाँ पे आरएसएस के थ्रू तो मैंने वहाँ पर मीनाक्षी लेखी जी जो उस टाइम वहाँ प्रभारी भी थी, तो उनको भी मैंने मैनिफेस्टो दिया। मैंने कहा अगर भाजपा ये चीजें डाल देंगी तो कम से कम ये इसका झूठ का वो खुल जाएगा पिटारा और हमें बहुमत मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया जो मैनिफेस्टो आया, लेकिन इसने फिर नई नई बातें करके लोगों को बरगला के और फ्री रेवड़ीज बांट के 2020 में फिर से सरकार बना ली। लेकिन 2020 से 25 में जिसने इसने शराब के घोटाले की नई नीति लाया, जिससे घोटाले हुए, और भी बहुत जल बोर्ड का घोटाला है, इसके अलावा इसका हॉस्पिटल वाला घोटाला है, तो इसमें चीजें देखते हुए जनता को लग गया कि भाई ये इंसान फरेबी है, झूठा है और इस बार इसको मौका नहीं देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और ये लकी था इसकी 2-3 बार चढ़ गई। तो इन्हें लगा क्योंकि ये कहता था कि भाई मैं ईमानदार हूं, बाकी सब बेईमान है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे बेईमान है, आप इतना तो कह सकते हैं मैं ईमानदार हूं, आप ये नहीं कह सकते सारे बेईमान है। आप 4 लोग को बेईमान कह सकते हैं, लेकिन सारे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को बेईमान कह दो, या भारत की सारी राजनीतिक पार्टी या उनके सदस्यों, पदाधिकारियों, राष्ट्रीय अध्यक्षों को या प्रधानमंत्री को आप कह दो कि भाई भ्रष्टाचारी है, तो ये किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने इससे त्रस्त होकर, क्योंकि उसने 2020 से 2025 तक कोई काम नहीं किया, सिवाय इसने रोना रोया कि मुझे जेल भेज दिया। और दिल्ली, इसने खुद ही बोला कि दिल्ली जनता में अभी, जब तक ये सीएम, जानबूझ के इसने अपना इस्तीफा नहीं दिया जेल जाने के बाद भी, दिखाने के लिए कि मैं तो ईमानदार हूं और मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। जब इसे लगा कि इसका मैसेज निगेटिव गया, जब ये जमानत होकर बाहर आया, तो इसने फिर बुझे मन से इस्तीफा दिया, आतिशी को सीएम बनाया। और इसने देखा कि भाई, फिर इसने कह दिया कि जनता को कि ये जनता डिसाइड करेगी, अगर मैं जीतूंगा तो जनता ने मुझे स्वीकार किया है, और अगर मैं हारूंगा तो जनता ने नकार दिया है। तो आप देखेंगे कि अभी जो इस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो ऑलरेडी लंबित हैं और न्यायालय के समक्ष हैं। तो पहली बात तो न्यायालय, जो भी किसी पे आरोप लगते हैं तो न्यायालय डिसीजन देता है, जनता डिसीजन नहीं देती, पहली बात। तो दूसरी बात, जनता ने भी इसको नकार दिया है, ये हार गया है, तो न्यायालय के साथ साथ इसको जनता ने भी नकार दिया है, तो ये घर का रहा ना घाट का। और इतना भ्रष्टाचार होना, इतना झूठ फरेबी होना किसी के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि अब इनको अपनी जमीन बचाने के लिए और राजनीति बचाए रखने के लिए, शायद अगर ये सुधर जाए तो शायद ये राजनीति में बचे रह सकते हैं। बाकी अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ये जेल जाते हैं तो भगवान इनका मालिक है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, किंतु ये देखने में आता है कि युवा विदेश जाना पसंद करते हैं, भारत के बड़े शहरों में जॉब करना की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आए तो कहते हैं हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं 2014 से पहले की बात करूं तो राजनीति अगर कोई करता था तो हर कोई व्यक्ति सोचता था कि भाई, क्योंकि छवि ऐसी बना दी गई थी कि भाई जो गुंडे हैं, जो उगाही करते हैं, वो लोग ही राजनीति में आते हैं, या फिर जो दबंग होते हैं या भ्रष्टाचारी लोग राजनीति में आते हैं। लेकिन जब से 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जितना वो एनुअली सबके सम्मेलन लेते हैं, स्टूडेंट्स से डायरेक्टली बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, और उन्होंने जितने एमएसएमई की कंपनीज के लिए लोन लेकर आए, उन्होंने जनधन अकाउंट्स खुलवाए, छोटे व्यापारियों को लोन दिया, तो इससे लोगों की सोच बदली है। और माननीय मोदी जी ने अभी रिसेंटली ये भी बोला है कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही है कि अच्छे युवा, पढ़े लिखे युवा, साफ सुथरी छवि वाले युवा जो देश को सशक्त बना सके, वो राजनीति में आए। तो इससे युवाओं में एक इमेज बदली है राजनीति में आगे बढ़ने की। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि हमारे देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डाउनफॉल हो गया था और इकोनॉमी ग्रोथ सही से नहीं कर पा रही थी। तो इस चक्कर में जितना क्रीमी लेयर होता था उनको अच्छे पैसे भी नहीं मिल रहे थे, और विदेश से ऑफर इसलिए होता था क्योंकि आईटी का एक हब है इंडिया, और आईटी में इंडिया नंबर 1 है। तो यहाँ के आईटी इंजीनियर्स को भी विदेश में अच्छे प्रलोभन देके, अच्छे डॉलर्स में सैलरी देके कंपनीज भेजती थी। जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसी है जो इंडिया की हैं, वो विदेशी प्रोजेक्ट उठाती थी और विदेशी प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स को भेज देती थी। और उसके भेजने के बाद जब वहां पर उनको लगता था अच्छी सैलरी मिल रही है, इंडिया में तो मिलेगी नहीं, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी लोग बाग फिर वहीं पर ही दूसरी कंपनी से अप्लाई करके वहीं बस जाते थे। लेकिन अब जब से एमएसएमई में मोदी जी ने लोन दिया है, जैसे महिलाओं के लिए मोदी जी ने स्पेशल डिस्काउंट दिया है, जिसमें जो महिला होंगी, जो डायरेक्टर बनेंगी, एमएसएमई कंपनी चलाएंगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाएगा। इसके अलावा मोदी जी ने SC ST के लिए भी कर दिया है, उनको EMD और बैंक गारंटी में वेवर दे दिया है। तो छूट मिलने से क्या होता है कि जब कोई आदमी कंपनी छोटी सी खड़ी करता है तो कंपनी खड़ी करने पर खर्चा आता है एक ऑफिस का सेटअप, सैलरी का, और प्लस जो कोई टेंडर है, प्रोजेक्ट है, उसमें करने का जो खर्चा होता है। तो प्रोजेक्ट में करने का जो भी EMD की राशि दी जाती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट,
या बैंक गारंटी में जो वेवर मिला है मोदी जी के माध्यम से, और एमएसएमई में पहले 10% की बीजी जाती थी, अब 3% की भी इन्होंने कर दी थी, और एमएसएमई का लेवल इन्होंने बढ़ा दिया ताकि उन पर इनकम टैक्स का जो कॉर्पोरेट पे टैक्स लगता है वो कम हो जाए। तो इन्होंने उसकी सीमा बढ़ा के जैसे 5 करोड़ थी 50 करोड़ कर दी, तो उससे उन्हें बेनिफिट मिलने लगा है, लोगों का रुझान बढ़ा है। और आज आप देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से भारत एक इस एशिया में मेक इन इंडिया के माध्यम से चाइना को पछाड़ रहा है। और सारे जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर जो ग्लोबल टाई-अप्स हैं, वो चाहते हैं कि भारत में निवेश करें, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालें। इससे युवा क्या कर रहे हैं कि विदेश ना जाके यहाँ पर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, या फिर जब सेटअप हो रहा है तो जितने रोजगार हो रहे हैं तो उनको अच्छी वैल्यू भी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है। तो युवा भारत में अब रहना चाह रहे हैं, और मेरे जैसे युवा जो कभी भी जा सकते हैं, मेरे पास अमेरिका का भी वीजा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। और जो देशभक्ति 2014 के बाद से हिंदुत्व के लिए बढ़ी है, तो कोई युवा अगर चाहता था कि अगर विदेश में जाए सुकून से रहे, भारत में ना रहे, जो चाहता है कि अब अपने देशभक्ति के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अपना योगदान दे, वो भारत में रहना चाहता है। चाहे उसको 2 पैसे भले ही कम मिले, लेकिन जो संतुष्टि मिलती है देश की सेवा करके, समाज की सेवा करके, वो विदेश में नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रश्न मेरा आपने साथ सुना नहीं, मैंने कहा था कि राजनीति में क्यों आने से कतराते हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही आंसर दे दिया था। पहले इमेज थी कि बाहुबली मतलब आपको लगता है राजनीति में युवा आ रहे हैं? राजनीति में युवा आ रहे हैं। जितना करप्शन के लिए मोदी जी ने योजनाएं बना दी हैं, जो करप्शन कहीं भी होगा, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, राजनीति में हो, आप देख लीजिए, एक सिटिंग सीएम, जब 2 सिटिंग सीएम गए हैं और सीएम लेवल तक जो जेल जा पा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जब इतनी स्ट्रिक्टनेस करप्शन के लिए कर दी है, तो लोगों को एक सीख मिली है कि भाई हमें करप्शन नहीं करना है। राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है, जिसको सेवा करनी है वो आए, जो सोचता है पैसा कमाना है वो ना आए, वरना वो उसके लिए जेल आज नहीं तो कल है। अंतिम प्रश्न है आपसे, एक व्यस्त युवा वैभव पाराशर राजनीति, समाज और अपने परिवार के लिए कैसे समय निकालते हैं? समय सर देखिए, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। मैं हमेशा माननीय मोदी जी से ही एक लेता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उनके पास भी 24 घंटे हैं, वो देश को संभालते हैं। जब वो पूरे देश को संभाल सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपना काम करते हैं, तो जब वो 24 घंटे में पूरे देश को संभाल सकते हैं, तो हम एक छोटे स्तर के, एक छोटे से कार्यकर्ता होके क्या आप अपने परिवार, अपने एरिया, अपने जिले के लिए काम नहीं कर सकते? तो उसी से मैं मोटिवेशन लेके, इंस्पिरेशन लेके इस विषय में काम करता हूँ। जितना मुझे समय मिलता है, चाहे रात के 11 बज जाए, 10 बज जाए, सुबह से लेके शाम तक, चाहे जब भी जैसा भी मौका मिलता है, मैं हमेशा सेवा भाव से जुड़ने का प्रयास करता हूँ, अपना योगदान देने का प्रयास करता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे परिवार को भी ये पता है कि भाई इनका रुझान समाज से और राजनीति से है, तो वो भी समझते हैं और मेरे को सपोर्ट करते हैं। आपने सुना वैभव पाराशर जी को, जिन्होंने युवा से लेकर राजनीति, समाज, देश और अपने कार्यों को लेकर खुल के आपसे बातचीत की, और आपने उनके एक बात को भी सुना कि इन्होंने बल्कि मुखर होकर बातचीत की है। ऐसे ही फिर एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।